एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने बताया कि कैसे अरब प्रायद्वीप पर जो है मुस्लिम धर्म का जो है स्थापना हुई होगी। और उस स्थापना के साथ साथ हमने देखा कि कैसे अरबवासी भारत में जो है व्यापार करने की दृष्टि से आया करते होंगे। और जब वो व्यापार करते होंगे तो व्यापार करने में उन्हें किस प्रकार भारत में कुछ हानि देखने को मिली, और उस हानि के कारण जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में हिंदू राजा दाहिर का जो है शासन चला करता था, जिसमें हमने देखा कि 2 बार उनके असफल आक्रमण देखे हमने। असफल के बाद हमने देखा कि सबसे पहले सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में किया गया, जिस कारण जो है अरबवासियों के आक्रमण से भारत में जौहर प्रथा का जो है आगमन हुआ। और जौहर प्रथा के साथ साथ हमने पहली बार जजिया कर देखा। ये सारी बातें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके साथ साथ हमने देखा जब राजा दाहिर से युद्ध होने के बाद राजा दाहिर की मृत्यु हो गई होगी तो किस प्रकार उसके बेटे जय सिंह ने जो है इस्लाम धर्म को कबूला होगा। उसके साथ साथ हमने बात करी कि जब वो वापस चला गया होगा तो उसके कुछ समय बाद जो है महमूद गजनबी का भारत में आना हुआ होगा और पहली बार तुर्की आक्रमण भारत में देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत पर अरबवासियों ने आक्रमण किया, उसके बाद देखा हमने महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, जिसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल समझाई। महमूद गजनबी के बाद हमने देखा जब महमूद गजनबी भी चला गया, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद जो है वहीं पर कोई अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र जिसे हम गौड़ क्षेत्र कहा करते थे वो आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद वहां से मोहम्मद गौरी भारत में अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की दृष्टि से बढ़ा, उसके साथ साथ इस्लाम धर्म को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से बढ़ा, जिसमें उसने बहुत सारी लूटपाट की। जिसमें हमने देखा कि उसने 1027 तक जो है लगभग 17 बार भारत में आक्रमण किए होंगे। और 17 बार आक्रमण करने में हमने 17 के 17 आक्रमणों के बारे में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार जो है सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया होगा और कैसे कैसे शिवलिंग को तोड़ा होगा और उसके पत्थरों का कहाँ उपयोग किया गया और कैसे कैसे मांस तोड़ने वालों को दिया गया होगा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में देख ली थी। जिसके बाद हमने कल के लेक्चर में देखा कि कैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम या दास हुआ करता था, उसने गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश की भारत में स्थापना की और भारत में हमने जो है दिल्ली सल्तनत जो है पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत पे अगर बात करें तो कौन बैठा, तो हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, जिसने अपने आप को कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना। ये सारी कहानी हमने कल के वीडियो में देख ली थी। आज बात करेंगे उसके आगे जब इल्तुतमिश की बात होगी। आज हमने देखा था कल कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद हमने देखा कि उसका बेटा बहराम शाह जाकर जो है गद्दी पर बैठा होगा, जिसको हम जो है आराम शाह, बहराम शाह नाम से जानते हैं। और हमने देखा कि वो वाकई में उसके नाम के अनुसार देखें तो अगर जो है वो केवल गद्दी पर बैठने के बाद आराम ही फरमाता रहा, उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिस कारण जो है उसी के दरबारियों ने जो है उसे राजा बनने से नहीं कबूला। और इसके बाद जो है बहराम शाह की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश कौन था, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया कि ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या दास के रूप में बोल सकते हैं आप। ये उसका दास था और दास के साथ साथ दामाद था। आज बात करेंगे, हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने दास वंश के बारे में बात करी थी, गुलाम वंश के बारे में बात करी। हमने कल गुलाम वंश की स्थापना करी थी। गुलाम वंश में हमने आपको बताया, गुलाम वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की बात करी थी हमने, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला जो है हमने यहाँ पे एक शासक देख लिया, जो पहले के बारे में बात करी थी, उसका नाम लिया था हमने कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कल हमने सारी डिटेल पढ़ी कि कैसे इसने जो है कुतुब मीनार बनवाया होगा। कुतुब मीनार की पहली मंजिल इसके द्वारा बनवाई गई, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल के बारे में हमने कल बात करी थी। तो वो किसने बनवाई, इसी के दामाद में, जिसकी बात आज के लेक्चर में करेंगे, जिसका नाम हमने आपको इल्तुतमिश बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक के बारे में हमने बताया इसी ने जो है पहली मस्जिद बनवाई। कल हमने बोला था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, किसकी याद में बनवाई, कौन से सूफी संत थे, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो के में बताई है आपको। अगर ये सारी बातें देखनी है तो एक बार कल के वीडियो को आप एक बार पुनः दोबारा से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। आज अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा होगा, जिसका नाम हमने आराम शाह करके बोला, आराम शाह। और आराम शाह की मृत्यु करने वाला कौन था, इसी का जो है दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जिसका नाम दामाद और दास हम करके बोल सकते हैं। दास भी था ये और दास से ही ये दामाद बना। और दामाद और दास कौन था, जिसका नाम था आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। थोड़ा सा इसके बारे में आज जो है हम इतिहास पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आखिर इल्तुतमिश का क्या इतिहास था, कैसे कैसे इल्तुतमिश को जो है ये खरीदा गया होगा, कैसे कैसे ये दास रहा होगा। सबसे पहले अगर इल्तुतमिश की अगर बात करें तो हम देखेंगे ये जो था एक ये भी तुर्की था। और तुर्की के साथ साथ अगर बात करें कि ये जो है बचपन में बहुत सुंदर हुआ करता था। देखिए इसके बचपन की स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस तरीके से इसके कई सारे नाम जुड़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है किसी एक ऐसे परिवार से था, उसमें परिवार में जो बहुत सुंदर बच्चा रहा होगा, इसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद भाई इससे बड़ा चिढ़ा करते थे इसके भाई। क्यों? क्योंकि पिता का सारा ध्यान जो रहता होगा वो इसी पर रहा करता होगा। तो इसके भाइयों ने क्या करा, जो गुलामों का बाजार लगता होगा उस गुलामों के बाजार में जाकर इसे बेच दिया। कहा जाता है जब इसे बेचने गए होंगे तो उस समय मोहम्मद गौरी भी आया था इसे खरीदने। जब मोहम्मद गौरी इसे खरीदने आया होगा तो उस समय जो मुद्रा चलती होगी तो उसने लगभग 1000 मुद्राएं लगाई थी इसकी, इस मोहम्मद गौरी ने ही, किसकी? इल्तुतमिश की। जब भी बहुत छोटा होगा, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा, इसके सुंदरपन पे 1000 मुद्रा की बोली लगाई होगी और 1000 मुद्रा में इसे नहीं खरीदा गया। उस समय 1000 मुद्रा में इसे मिला नहीं इल्तुतमिश भी। तो कहा जाता है कि कुछ समय बाद गौरी की ही गुलाम, जो गौरी का गुलाम रहा होगा ऐबक, ऐबक ने इसे 1 लाख मुद्रा में खरीदा है। तो आप ये समझ लीजिए कि गौरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक ने अपने लिए गुलाम खरीदा, किससे? इल्तुतमिश को। कितने में खरीदा गया? 1 लाख मुद्रा में खरीदा गया। उस समय की जो भी मुद्रा चलती होगी उस समय 1 लाख मुद्रा में। इस वजह से इसे इल्तुतमिश को अगर हम बात कहें तो इसे गुलामों का गुलाम बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, गुलामों का गुलाम। आपसे पूछेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत समझ जाना इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्या कारण है गुलामों का गुलाम कहने का? क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था और ऐबक पहले से ही गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इस कारण इसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। एक बात आपको ये ध्यान रखेंगे, ठीक। इसका जब हम इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हम अगर पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। 1210 में ये गद्दी पर बैठा था और 1236 तक का इसका टाइम पीरियड है। लगभग 26 साल तक इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठा है। ठीक, आगे की बात करें। देखिए, अगर हम बात करें कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठ गया ऐबक की मृत्यु के बाद। अब हमने कल जब मैप बनाया था तो कल मैप में हमने क्या बताया था, आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं मैं। मैप में मैंने इस तरीके से जब मैप बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ जो दिल्ली के आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका था, यहाँ पे तो इल्तुतमिश बैठा हुआ था। इल्तुतमिश की अगर बात कुतुबुद्दीन ऐबक की, यहाँ तो ऐबक बैठा हुआ था। अब अगर ऐबक से ऊपर अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान का जो आसपास का इलाका था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको कुबाचा बैठा हुआ था। और इससे अगर ऊपर अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ हमने बताया था आपको, यहाँ पे यलदौज बैठा था, यलदौज बैठा हुआ था। ये सारी बातें बताई थी। देखिए, ऐबक ने तो इनसे वैवाहिक नीति बना ली थी। वैवाहिक नीति बनाने के बाद ऐबक तो इनसे फ्री था। जब ऐबक की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद यहाँ पे जब इल्तुतमिश बैठ जाएगा तो ये दोबारा से एक बार ये फिर चाहेगा, यलदौज और कुबाचा चाहेंगे कि क्यों ना हम दिल्ली सल्तनत पर हम अपनी पकड़ बना लें और अपनी पकड़ बनाने के बाद यहाँ के सुल्तान हम बन जाएं। तो सबसे पहले जो इसे खतरा होगा वो किससे खतरा होगा? यलदौज से खतरा होगा। ठीक, यलदौज फिर उठ के क्या आएगा? यलदौज कहां पे बैठा हुआ था? यलदौज बैठा था अफगानिस्तान के क्षेत्र में, गौर के क्षेत्र में, जिससे किसने बैठाला था? कभी बैठाला होगा किसने? इसके भी जो है मोहम्मद गौरी ने बैठाला होगा, जो इसका भी जो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम रहा होगा। तो ये दिल्ली सुल्तान बनने का सपना देखा करता था और सपना देखने की वजह से इसने क्या करा, ये इस पर ना यलदौज यहां से उठकर इस पर ना इल्तुतमिश पे आक्रमण करने ही वाला होगा, आक्रमण करने वाला होगा। बट हुआ क्या, कभी कभी क्या होता है, भाग्य अपने आप में इतनी तेजी से साथ देता है कि जो है दूसरे लोग हमारा बुरा भी कर रहे हो ना तब भी बुरा नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, इल्तुतमिश के ना 2 बार भाग्य बहुत ज्यादा साथ दिए हैं। नंबर 1, अब पहला वाला समझेंगे हम ध्यान से। तो हुआ क्या, जब यलदौज इस पे आक्रमण करने आया होगा तो यलदौज पर आक्रमण करने से पहले यलदौज करना तो चाह रहा था किस पे? इल्तुतमिश पर। मगर यलदौज पर जो है ख्वारिज शाह ने आक्रमण कर दिया। ख्वारिज शाह, किसने आक्रमण कर दिया? ख्वारिज शाह ने यलदौज पर आक्रमण कर दिया। और ख्वारिज शाह को बताया जाता था उस समय बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा आक्रमणकारी रहा होगा। और जो ख्वारिज शाह के डर से इसने क्या करा, यलदौज वहां से भागा और भागने के बाद अपना पूरा गौर का क्षेत्र छोड़कर ये दिल्ली के पास जो है, अगर हम बात करें पंजाब के क्षेत्र में आकर बैठ गया। मैं आपसे बात करूं, अगर ये पंजाब का क्षेत्र रहा है तो ये पंजाब के क्षेत्र पर आकर बैठ गया। ठीक, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि यलदौज आक्रमण करने वाला था किस पे? यहाँ पे इल्तुतमिश जहां बैठा हुआ था उस पे आक्रमण करने वाला था। बट हुआ क्या, उससे पहले ही इल्तुतमिश का भाग्य जो है तेजी से साथ दिया, यलदौज पे आक्रमण कर दिया किसने? ख्वारिज शाह ने। और ख्वारिज शाह कौन था? एक आक्रमणकारी था, बहुत खतरनाक आक्रमणकारी था, जिस कारण क्या हुआ, यहाँ से जो है यहाँ से ना यलदौज को भागना पड़ा और भागने के बाद ये पंजाब में आकर बैठ गया। और जब ये पंजाब में आकर बैठ गया तो इल्तुतमिश पहले से अलर्ट हो गया। इल्तुतमिश ने सोचा कि आज ये पंजाब में बैठा है, अब ये दिल्ली की तरफ को बढ़ेगा, हरकत करेगा, क्यों ना मैं पहले से इसे खत्म कर दूं। तब इसने क्या करा, यलदौज से आक्रमण करा और यलदौज से आक्रमण करने के बाद यलदौज पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इसने पंजाब का क्षेत्र जीत लिया और यलदौज को मार दिया। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि यल्दौज और किसका, इल्तुतमिश का युद्ध कहां पर हुआ है, तो आप बताएंगे पंजाब में हुआ है। यल्दौज और कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच युद्ध कहां पे हुआ है, पंजाब में हुआ है। इसमें कौन जीता है, जीता कौन है, ये ध्यान रखेंगे, आपका इल्तुतमिश जीता है। और जीतने के साथ साथ क्या करा, इसकी जो है क्या हत्या कर दी, यल्दौज की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या होगा, यल्दौज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, यल्दौज मारा जाएगा। ठीक, तो यहां से वो एक से जो है फ्री हो गया बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरीके से। ये बात आपको याद हो गई होगी। अब अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए ना, तो देखिए इस युद्ध के बारे में चर्चा की जाती है, इसी युद्ध को तराइन का तृतीय युद्ध बोला जाता है। आपने तराइन के 2 युद्ध तो पीछे पढ़ लिए, हमने आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बताए, दोनों युद्ध पढ़ा दिए थे तराइन के, ठीक है, 1191 और 1192 में। अब ये वाला युद्ध लड़ा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये तराइन का तृतीय युद्ध है, ये वाला तराइन का तृतीय युद्ध है, ये तृतीय युद्ध। और ये कब लड़ा गया है, 1215 में लड़ा गया है। और ये कहां लड़ा गया है, ये तराइन के क्षेत्र में लड़ा गया है। ये कहां पड़ता है, हरियाणा के करनाल में पड़ता है, ये करनाल। इस तरीके से भी आप ध्यान रखना। तो आपसे कभी कभी पूछ ले कि तराइन का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, तो अब मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, कैसे कैसे लड़ा गया होगा, क्या कारण रहे होंगे, किन किन के बीच में लड़ा गया। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया। यल्दौज की हार हुई, हार के साथ साथ मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद यल्दौज से ये फ्री हो गया। अब कौन फ्री हो गया, यहाँ पर जो इल्तुतमिश बैठा हुआ था। ये कहानी आपको याद हो गई होगी। देखिए एक से तो अलर्ट हो गया, एक बार भाग्य साथ दिया। भाग्य साथ क्यों दिया, अगर इस पे जो है फारिशा आक्रमण नहीं करता तो क्या होता, ये आसानी से इस पे आक्रमण कर देता, मगर वहां पर इसे सारा अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, छोड़ के यहाँ भाग कर आया। ये जब सब कुछ छोड़ आया, इस वजह से इसकी स्थिति कमजोर हो गई, और कमजोर होने की वजह से यहाँ पर जो इल्तुतमिश बैठा हुआ था, इल्तुतमिश ने ही इस पे आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इसे हरा दिया इल्तुतमिश। आई थिंक समझता हूं ये कहानी आपको याद हो गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्षेत्र फ्री हो गया, और इस क्षेत्र में आप कौन बैठा हुआ है, फारिशा बैठा हुआ है। कौन बैठा है यहाँ पर, यल्दौज की जगह हो गया फारिशा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब आ गई कुबाचा की बात। कुबाचा ने सोचा कि क्यों ना मैं जो है, कुबाचा ने भी अब हरकत दिखाना स्टार्ट कर दी। कुबाचा ने सबसे पहले क्या करा, लाहौर पर ना कब्जा कर लिया। देखिए समझिए ध्यान से, नंबर 8 पॉइंट। कुबाचा ने क्या करा, कुबाचा जो वहां पे बैठा हुआ था पाकिस्तान के इलाके में, कुबाचा ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर पर कब्जा कर लिया कुबाचा ने, लाहौर पर कब्जा। देखिए यहीं से ये क्वेश्चन और तैयार हो गया। अभी मैंने आपसे क्या कहा, कुबाचा ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में देखा था कि भारत की जो राजधानी उसने जो बना रखी थी, उस समय दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी बना रखी थी, लाहौर बना रखी थी। इसका मतलब लाहौर तो अब जो है इनसे चला गया। तो अब पहली बार अगर जो है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली मानी है, तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी किसने बनाई, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने बनाई है। कारण आपके समझ में आ गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखें अब क्या हुआ, जब लाहौर पे इसने अपना कब्जा जमा लिया, तो इसे इल्तुतमिश को खतरा हो गया। इल्तुतमिश ने सोचा कि क्यों ना ये आगे मेरी तरफ को तो जरूर पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में इल्तुतमिश ने अपनी 2 सेनाएं भेजी। एक तरफ तो भेजी मुल्तान में, और एक तरफ भेजी सिंध में। मुल्तान और सिंध 2 तरफ सेनाएं भेजी हैं। 9वें पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने 2 सेनाएं भेजी हैं, 2 सेना भेजी हैं। एक भेजी है मुल्तान, एक भेज दी मुल्तान, और दूसरी भेज दी है उसने सिंध में। और दोनों में ही अगर जाकर देखें तो दोनों में ही ना मुल्तान और सिंध में इन्हें जीत मिली, इसकी सेना को। और जब ये जीत मिली तो इसे ना क्या हुआ, कुबाचा को ना बड़ी शर्मिंदगी होगी। कुबाचा सोचेगा मैं जबरदस्ती वहां से क्षेत्र छोड़ के आया, लाहौर की तरफ को बढ़ गया, और जो मेरा पहले से क्षेत्र था, जो सिंध और मुल्तान मेरे पास था, वो भी मैं हार गया। अब कुबाचा को बड़ी शर्म महसूस हुई, और कुबाचा को जब शर्म महसूस हुई तो इसने शर्म के कारण जो है सिंधु नदी में कूदकर अपनी हत्या कर ली। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये दूसरी हत्या हुई है। इससे पहले भी मैंने आपको एक नदी में कूद की हत्या बताई थी, पीछे की वीडियो में जाकर देखें वो कैसे बताया था मैंने आपको। तब भी मैंने कहा था राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे लगा कि मैं 2 बार हार गया। तो हारने के बाद उसने क्या करा, अपने आप को जो है एक किसी नदी का नाम बताया मैंने आपको, उस नदी में कूदकर हिंदू राजा ने अपनी हत्या कर ली थी। आप किसने करी, कुबाचा ने करी। और कुबाचा कहाँ पे बैठा करता था, पाकिस्तान में, सिंध के इलाके में बैठा करता था। वहां से छोड़ के कहाँ गया, लाहौर आ गया, और लाहौर आने के कारण राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी इल्तुतमिश को। ये कहानी आपको याद हो जानी चाहिए। पेपर में ना इनसे मिलते जुलते ही ना क्वेश्चन बनाएगा। जब आपको कहानी सही से याद होगी तो आप आसानी से ना उन चीजों को टिक कराएंगे। वो कहानी आपके दिमाग में ना माइंड मेकअप करती चली जाएगी। मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ, वो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपके। तो आपसे पूछी जाए तो आप बता देंगे कुबाचा ने आत्महत्या कर ली। कुबाचा ने आत्महत्या करी, इसके बारे में भी ना आपसे पूछा जाता है।
कोवाचा ने कौन सी नदी में करी है? सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या करी है, सिंधु नदी। ठीक है, आत्महत्या, मैं लिख देता हूं यहां पर आत्महत्या। इस प्रकार अब जो है ये फ्री हो गया दोनों से। देखिए यल्दौज तो मारा गया, यल्दौज के साथ साथ कोवाचा भी मारा गया। तो अब आपके दिमाग में खुद आने लगा होगा कि ये दोनों तो मारे गए, मगर अभी तो गौर वाले क्षेत्र में, यानी गौर वाला क्षेत्र जो मैंने आपको बताया जहां पे ख्वारिज शाह आकर बैठ गया, तो ख्वारिज शाह जो है किसी न किसी तरीके से परेशान करेगा। अब किसका खतरा हो गया? इल्तुतमिश को ख्वारिज शाह का खतरा हो गया। और ख्वारिज शाह का खतरा हो गया, ये बात बिल्कुल सही निकली। ख्वारिज शाह भारत की तरफ को बढ़ने ही वाला था। इससे पहले दूसरी बार अब इल्तुतमिश का भाग्य जोर पर आया। मैंने आपको कहा पहली बार भी आया था, पहली बार का कारण बता दिया मैंने आपको। अब दूसरी बार ख्वारिज शाह का जो है, ख्वारिज शाह जैसे आक्रमण करने वाला था, इल्तुतमिश का भाग्य दूसरी बार बहुत तेजी से जोरों पर चला। उस समय टाइम पीरियड हो चुका था 1221 का। 1221 में क्या हुआ? ख्वारिज शाह पे ना चंगेज खान है, जो चंगेज खान चीन का, मंगोल का जो आक्रमणकारी था, बहुत खतरनाक आक्रमणकारी, जो लाशों को जो है मतलब इस तरीके से जो लोगों को काटा करता था, गाजर मूली आसानी से कोई घर में महिला काट रही हो, इस तरीके से जो है काटा करता था। बहुत तगड़ा अगर आपसे कहा जाए आक्रमणकारी रहा होगा। मंगोल से आया था, मंगोल चीन की तरफ से आया होगा, और ये आने के बाद इसने ख्वारिज शाह पर आक्रमण कर दिया। अब ख्वारिज शाह पर जब इसने आक्रमण कर दिया, तो मैं आपको लिख देता हूँ 1221 में ख्वारिज शाह और किसकी, चंगेज खान के बीच में जो है युद्ध हुआ होगा। 1221 बोला मैंने, कौन कौन है? ख्वारिज शाह, ख्वारिज शाह और इसके साथ साथ चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान या चंगेज खान करके आप बोल सकते हैं। कहां से आया था? मंगोल से आया था। इसने जो है आक्रमण कर दिया होगा, और आक्रमण करने के बाद ना इसने क्या करा, ख्वारिज शाह ने सोचा कि जो है किसी न किसी तरीके से कोई भारतीय बड़ा राजा अगर मुझे मिल जाए और मेरी मदद कर दे, तो मैं इस चंगेज खान को किसी न किसी तरीके से जो है हरा दूं। तब इसने क्या करा, ख्वारिज शाह ने अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम पूछा जाता है, इसके बेटे का नाम था मंगबरनी। क्या नाम था? इसके बेटे का नाम था मंगबरनी। मंगबरनी से कहा कि क्यों ना तू जो है दिल्ली सल्तनत की तरफ को बढ़ो, और बढ़ने के बाद वहां से मदद मांग। तो मंगबरनी ने अपने दूत को भेजा इल्तुतमिश के पास। मंगबरनी कौन था? मंगबरनी किसका था? ख्वारिज शाह का बेटा था, और मंगबरनी ने अपने दूत को भेजा, ना कि खुद आया है। मंगबरनी ने अपने दूत को भेजा, और दूत को जब भेजा होगा इल्तुतमिश के बाद, मैं आपको लिख देता हूँ 12वां पॉइंट करके, इस तरीके से ध्यान से याद कर लेंगे। किसने भेजा? मंगबरनी। मंगबरनी ने दूत भेजा है। ठीक है, दूत भेजा है किसके पास? इल्तुतमिश के पास। जब इल्तुतमिश के पास दूत आएगा, और दूत बहुत ज्यादा कोशिश करेगा इन्हें इल्तुतमिश को समझाने की कि आप हमारा साथ दे दीजिए, हम दोनों मिलकर जो है इसे खत्म कर देंगे। तब भी इल्तुतमिश क्या बोले? इल्तुतमिश का बोले मैं कोई मदद नहीं कर सकता, तुम लोग तो मुझ पे ही अभी आक्रमण करने वाले थे, वो तो हुआ क्या, तुम पर ही ख्वारिज शाह पर ही आक्रमण कर दिया इसने, चंगेज खान ने। तुम तो मुझ पे आक्रमण करने वाले थे, मैं आपकी कैसे मदद कर दूं? अगर आप मुझ पे आक्रमण नहीं कर रहे होते तो मैं तो जो है आपकी मदद कर सकता था। फिर भी उसने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी होगी। तो किताबें बताती हैं इस दूत की पहली बार हत्या की गई, नहीं तो दूत की हत्याएं नहीं होती हैं। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा। तो दूत की हत्याएं नहीं होती हैं। तो इस सबसे पहले अगर देखें तो दूत की हत्या का अगर आपको पेपर में पूछे आपसे, तो आप बता देंगे इल्तुतमिश ने मारा है। किसका दूत था? मंगबरनी का दूत था। मंगबरनी कौन था? किसका बेटा था? ख्वारिज शाह का बेटा था। तो इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद क्या हुआ वहां पर, तो मैंने कहा ख्वारिज शाह और चंगेज खान का युद्ध चल ही रहा था। चंगेज खान ने क्या करा, ख्वारिज शाह को आसानी से हरा दिया, मार दिया। यहाँ ख्वारिज शाह का भी चैप्टर खत्म हो गया, और धीरे धीरे चंगेज खान भारत की तरफ को बढ़ने लगा। और भारत की तरफ को जब बढ़ा तो ये सिंधु नदी के तट तक आया, और सिंधु नदी के तट पर जब आया होगा, और वहां जाके इसने देखा कि जो है, पता करा कि अब जब मैं जिस क्षेत्र में बढ़ रहा हूँ वो किसका क्षेत्र है, तो पता चला इल्तुतमिश का क्षेत्र आगे आ रहा है। तो इल्तुतमिश कौन है? तब बताया गया कि ये वही इल्तुतमिश है जिसके पास अभी आप जिसे मार के आ रहे हो ख्वारिज शाह को, उसका दूत गया था, और उसके दूत को इसने जो है मदद करने से मना कर दिया। बोले मैं मदद नहीं करूंगा, चंगेज खान अगर आपको मारना है तो आप अपना युद्ध अपने आप लड़ें, मैं आपके युद्ध में नहीं आऊंगा। तब इसे लगा चंगेज खान को कि बोले बताइए, बिना किसी जो है मेरे तो खिलाफ हुआ ही नहीं, तो मैं इसे जाके क्या मारूं। और ये जो है वहीं से चीन के लिए वापस लौट गया। तो ये चीन के लिए वापस लौट गया। इस तरीके से देखिए इल्तुतमिश का जो है एक बार फिर से भाग्य जो है बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस तरीके से अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि इल्तुतमिश पहले केवल यहाँ बैठा था, अब इसका पूरा इस तरीके से पूरी की पूरी ये क्षेत्र इल्तुतमिश के अंडर में आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया गौर का हो गया अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, इधर पंजाब और ये सारा भारत का आपका जो है मैंने आपको बता दिया। ये इल्तुतमिश के पास पूरी की पूरी टेरिटरी आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे समय बदलेगा। समय बदलने का मतलब ये देखिए 1221 तक तो हम आ गए, 1229 आ जाएगा। और 1229 तक ना आते आते क्या हुआ, इसका बेटा जो था, इसका बहुत पसंदीदा बेटा था,
जो जिसे बहुत माना करता था, युद्ध कौशल में भी बहुत अच्छा था। तो इसका पसंदीदा बेटा ना आकस्मिक मृत्यु से मारा गया, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद भारत में सबसे पहली बार, इससे पहले कोई मकबरा नहीं पढ़ा है हमने, भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है अपने बड़े बेटे का। क्या नाम था इसके बेटे का? नासिरुद्दीन। ठीक है, 1229 में इसकी मृत्यु हुई है, आपको मैं लिख देता हूं। 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई है। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, दिल्ली के पास जो सुल्तानगढ़ी पड़ता है, सुल्तानगढ़ी में पहली बार मकबरा बना। ठीक है, मकबरा बनवाया गया। मकबरा कहां बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली में कहां है? दिल्ली में सुल्तानगढ़ी में है, सुल्तानगढ़ी। तो आपको ये बात भी याद हो जानी चाहिए। देखिए, भारत में सबसे पहला मकबरा किसका है? नासिरुद्दीन का। नासिरुद्दीन कौन था? मैंने आपको बता दिया, ये उसका प्रिय पुत्र था। किसका? इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण जो है इसका मकबरा बनवाया गया पहली बार। मकबरा क्या होता है? जहां पे डेड बॉडी रखी जाती है, दफनाई जाती है। ठीक है, दूसरा कार्य समझे अब इसका। अब इसके कार्यों के बारे में पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर इसका क्लोज करेंगे, क्योंकि जो इसके जो है युद्ध देखने को मिले थे इल्तुतमिश में, हमें यही देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स और पेपर में पूछते हैं उनकी चर्चा की जा रही है। इसके बाद अगर बात करें, इसने बगदाद के खलीफा से आज्ञा लेकर अपने आप को सर्वप्रथम जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहा है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान नहीं कहा था। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है आपको मैं बता दूं। देखिए, सुल्तान की उपाधि अगर पहली बार किसी ने ली है तो इल्तुतमिश ने ली है। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाए जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं माना था, वो पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अगर पूछा जाए आपसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान पूछा जाए जिसने बगदाद के खलीफा से आज्ञा लेकर अपने आप को सुल्तान बोला है, वो इल्तुतमिश है। आपको मैंने कल भी बताया था कि ऐबक ने अपने आप को गुलाम माना था मोहम्मद गौरी का, कि मैं गुलाम हूं उसका, सुल्तान नहीं हूं, केवल उसके कामों को कर रहा हूं। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक का भी गुलाम अगर बात करें तो वो था आपका इल्तुतमिश, जो उसका दामाद या दास भी था। और उसने अपने आप को बगदाद के खलीफा से आज्ञा लेकर सबसे पहले अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, अगर शासक की बात आ जाए, शासक की बात आ जाए तो शासक में बोलेंगे आप कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर सुल्तान की बात आ जाए तो आपसे पूछेगा किसकी आज्ञा ली है? बगदाद के खलीफा से। तो सुल्तान की अगर बात आ जाए तो सुल्तान में आप बताएंगे कौन था? आपका इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। कहानी हमने सुन ली इसकी, इल्तुतमिश दासों का दास बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। और इस प्रकार अगर बात करें, जब इसने जो है जब खलीफा की उपाधि ली होगी तो और जो आसपास के क्षेत्र में मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, इन्होंने भी सबने सोचा कि ये कितना अच्छा है कि इसने देखिए जो इनका सबसे बड़ा खलीफा होता है उससे परमिशन ली है अपने आप को सुल्तान कहने के लिए। तो धीरे धीरे इसने मुल्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अजमेर, ये सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना ली और सभी क्षेत्रों में इसका राजपाट हो गया। ये बात आपको याद हो गई होगी। अब इसके कुछ कार्यों के बारे में बात करेंगे। कार्यों के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम कार्य देखें तो देखिए, इसने सोचा कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो गया हूं तो क्यों ना जो है मैं अपने लिए सलाहकारों को रखूं। क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत अकेले एक दिमाग से चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तब इसने सलाहकार रखे। तो 40 लोगों को, 40 तुर्की लोगों को इसने सलाहकार रखा, जिसे हम जो है तुर्कान-ए-चहलगानी करके बोलते हैं। तो तुर्कान-ए-चहलगानी कौन है आप बता देंगे? 40 लोगों का एक ग्रुप है, 40 तुर्की लोगों का ग्रुप है जो इल्तुतमिश को सलाह दिया करते थे, सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। तो पहला काम हम ध्यान रखेंगे, कौन सी जो है इन्होंने एक तरीके से प्रथा चलाई? तुर्कान-ए-चहलगानी। किसने चलाई है? 17वां पॉइंट लिख देता हूं मैं आपको, तुर्कान-ए-चहलगानी, तुर्कान-ए-चहलगानी। चलिए, ये बात आपको याद हो गई होगी। ठीक, 18वां पॉइंट देखेंगे इसके बाद सॉरी, इसके बाद अगर देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ये मैंने बता दिया था। किसकी याद में, कौन से सूफी संत की याद में बनवाई थी वो बता दी थी। और इसने दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया है। कौन सी मंजिल का निर्माण करवाया है? दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण कराया है इल्तुतमिश ने।
कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई है। आपको ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था चौथी मंजिल जो है बिजली गिरने के कारण जो बेकार हो गई थी, बेकार होने के बाद किसने सही करवाई, चौथी के साथ साथ पांचवी बनवाई, ये सारी बातें बता दी थी। इसके बाद अगर अगला काम को हम याद रखें तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, किसकी याद में बनवाया, अपने बड़े बेटे की जब मृत्यु हो गई थी तो उसकी याद में, नासिरुद्दीन की याद में पहली बार दिल्ली में जो है क्या बनाया गया, एक मकबरा बनाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा बगदाद के खलीफा से इसने आज्ञा ली है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहली बार दिल्ली सल्तनत में कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में हमने बता दिया। शासक कहलाने वाला व्यक्ति है वो आपको बता दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इससे पहले किसी ने भी भारत में सिक्के नहीं चलवाए थे, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए हैं। शुद्ध अरबी सिक्के जो हुआ करते थे वो यहाँ पे भारत में इसने चलवाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको 19वां पॉइंट करके लिख देता हूं, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के। और शुद्ध अरबी सिक्के की भी बात करें तो सिक्के जो हुआ करते थे, इनके दो प्रकार के सिक्के थे उस समय, आपसे पूछे जाते हैं। जीतल था और एक जीतल के साथ साथ था टका। तो जीतल तांबे के सिक्के को बोला करते थे, टका चांदी के सिक्के को बोला करते थे। और उसका वजन अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 175 ग्रेन उसका वजन था। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति देखा गया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी मानते हैं। और इसी ने अपनी लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई, ये बात मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो 1234 से 35 के समय में जो है गुजरात के सोलंकी जो चालुक्य रहे होंगे उनसे इसकी पहली बार हार देखने को मिली। 1234 से 35 के बीच में ये गुजरात के सोलंकियों से हारा है और 1236 में इसकी जाके मृत्यु हो गई है। ये देखा करता था कि मेरे कोई भी बेटा, इसका कोई भी बेटा लायक नहीं था, और लायक बेटा नहीं होने के कारण जो है इसकी इच्छा थी कि जो है इसकी जो बेटी थी जिसका नाम रजिया था, उसे रजिया को सुल्तान बनाना चाहता था। और बाद में कुछ समय बाद हमने देखा कि जब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बैठा, बेटा बैठने के बाद बेटे की हत्या कर दी जाएगी और हत्या करने के बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तानी आकर बैठेगी। उसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने जो कुछ मोटी मोटी बातें सीखी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम उस चीज को। हमने सबसे पहले देखा कि इल्तुतमिश जो था बचपन में जो है गुलामों के बाजार में खरीदा गया था। ये बचपन में बहुत ज्यादा जो है मतलब सुंदर रहा होगा, सुंदर रहने की वजह से इसके भाई चिढ़ा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद जो है इसे बाजार में भेज दिया, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने भी इसे 1000 मुद्रा में खरीदना चाहा, बट मोहम्मद गौरी 1000 मुद्रा में नहीं खरीद पाए। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी का जो गुलाम रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने इसे जो है 1 लाख मुद्रा में खरीदा है। वो हमने सारी बातें पढ़ी। इसके बाद हमने देखा, अपने ही वीडियो में देखा, इसे खरीदने के बाद इस वजह से इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सबसे पहले जब ये दिल्ली सल्तनत में 1210 पे आकर बैठा होगा तो बैठने के बाद सबसे बड़ी उसे जो है परेशानी हुई कि यल्दौज और कुबाचा ने चाहा कि दिल्ली सल्तनत पर आकर में अपने फिर से दोबारा से कब्जा कर लें। तो यल्दौज इस पे जो है कब्जा करने ही वाला था। यल्दौज पर आक्रमण कर दिया ख्वारिज शाह ने। ख्वारिज शाह ने जब आक्रमण करा होगा, यल्दौज पर ख्वारिज शाह ने आक्रमण कर दिया। ख्वारिज शाह से ये हार के डर की वजह से ये भागकर पंजाब में आकर बैठ गए यल्दौज। और यल्दौज पंजाब में जब आकर बैठेगा तो इल्तुतमिश अपनी सेना लेके पंजाब के करनाल में, हरियाणा के पास का क्षेत्र है, वहां पहुंचेंगे। और तराइन का तृतीय युद्ध होगा, जिसे मैंने तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ है। कहाँ हुआ है? करनाल में, हरियाणा में पड़ता है ये। जिसमें क्या हुआ, इल्तुतमिश की जीत हुई है और यल्दौज की जो है हार हुई। हार के साथ साथ मृत्यु हो गई। यल्दौज का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद उसे डर हुआ कुबाचा का। तो जब कुबाचा ने जो है चाहा कि क्यों ना जो है मैं इस पे आक्रमण करूं, तो सबसे पहले कुबाचा ने लाहौर पर जो है, जो लाहौर इसकी राजधानी हुआ करती थी, लाहौर पर आक्रमण करा होगा। लाहौर को जीत लिया होगा कुबाचा ने, जिस कारण जो है लाहौर राजधानी जो थी वो बदली गई। लाहौर की जगह अब कौन सी हो गई? दिल्ली हो गई। तो सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी किसने बनाई है? इल्तुतमिश ने बनाई है। जब इसने जो है इस पर जो है लाहौर पर कब्जा कर लिया होगा कुबाचा ने, तब ऐसी कंडीशन में क्या करा, इसने अपनी 2 सेनाओं को भेजा। इल्तुतमिश ने मुल्तान और सिंध पर दोनों सेनाओं को भेजा और दोनों ही सेनाओं ने आसानी से जाकर मुल्तान और सिंध को जीत लिया। जिस वजह से जो है कुबाचा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने अपना भी क्षेत्र छोड़ दिया। क्षेत्र छोड़ने के बाद लाहौर की तरफ को बढ़ा और मेरा जो पीछे का क्षेत्र था वो उस पर जो है गुलाम हो गया। इस कारण कुबाचा ने क्या करा, सिंधु नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो अब इन दोनों से फ्री हो गया, वो कुबाचा से भी और यल्दौज से भी फ्री हो गया। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। बट अब डर क्या था, यल्दौज वाले क्षेत्र में यानी गौर अफगानिस्तान के क्षेत्र में ख्वारिज शाह बैठा हुआ था। ख्वारिज शाह यहाँ पर आक्रमण करने ही वाला था। इससे पहले एक बार फिर से इल्तुतमिश का भाग्य जोर पर आया और इल्तुतमिश पे आक्रमण करने से पहले ख्वारिज शाह पे किसने आक्रमण कर दिया? चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया। और चंगेज खान के डर से इसने अपने बेटे को, ख्वारिज शाह ने अपना बेटा जो मंगबन्नी था, उसने अपने मंगबन्नी से कहा कि क्यों ना इल्तुतमिश से मदद मांगी जाए। और इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए मंगबन्नी ने अपने दूत को भेजा, जहां दूत की इल्तुतमिश ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद दूत को ये समझाया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले थे, अब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा।
तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मंगमनी ने दूध भेजा है और मंगमनी ने दूध भेजा, दूध भेजने के बाद उसकी दूध की हत्या हो गई और इधर जाकर हमने देखा चंगेज खान ने ख्वारिज शाह को हरा दिया, ख्वारिज शाह का चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चंगेज खान आगे की ओर बढ़ा, जब आगे की ओर भारत की तरफ बढ़ा होगा तो सिंधु नदी के पास आकर उसे पता चला कि अब जो क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है इल्तुतमिश का स्टार्ट हो रहा है और ये वही इल्तुतमिश है जिसने जो है मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आया। तो इसलिए जो है चंगेज खान भी एक बार पुनः वापस चीन की तरफ को, मंगोल की तरफ को लौट गया। ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद हमने देखा 1229 में जाके जो है इसकी बेटे की, बड़े बेटे की, जिसे बहुत पसंद किया करता था ये इल्तुतमिश, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसने उसकी याद में भारत में सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में इसका मकबरा बनवाया है। आपसे पूछे भारत में सबसे पहला मकबरा किसका है तो आप बता देंगे इसके बड़े बेटे का है, जिसका नाम क्या था, नासिरुद्दीन था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद हमने देखा उसके और ज्यादा कार्य हमने देखने को मिले। पहला मकबरा हो गया, पहले मकबरे के साथ साथ हमने कल की उसमें देखा था कुछ कार्यों में कि इसने अपने लिए सलाहकार बनवाए, सलाहकार जो है की एक टीम बनाई जिससे हमने जो है 40 सलाहकार रखे, तुर्की सलाहकार थे जिसे हम तुर्कानी चहलगानी करके बोला, एक प्रथा चलाई इसने। उसके बाद हमने देखा कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी थी, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर इसने काम कराया है। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है अपने आप को सुल्तान कहने के लिए बगदाद के खलीफा से आज्ञा ली थी। ठीक, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर देखा जाए तो उसने अपने आप को गुलाम ही बोला था, सुल्तान नहीं बोला। इसलिए अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक बताएंगे, और अगर आपसे पहला सुल्तान पूछा जाए तो आप बताएंगे सुल्तान कौन था, आपका इल्तुतमिश था। ये बात आपको याद हो गई होगी। इसके साथ साथ शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के में हमने दो तरीके के सिक्के बताए, जिसमें आपको एक बताया जीतल और एक बताया टका। जीतल जो सिक्का था तांबे का था और टका अगर सिक्के की बात करें तो चांदी का था। इनका अगर भार पूछ ले आपसे कि क्या भार हुआ करता था तो आप बताएंगे 175 गिरेन हुआ करता था। पीछे भी हमने एक जगह सिक्कों की बात करी, उस समय भी हमने आपको एक भार बताया आपको। तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा काम करने वालों की अगर बात करेंगे हम, या सल्तनत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो बताएंगे इल्तुतमिश था। इसलिए हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को मानते हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और लाहौर राजधानी कुबाचा के कारण बदली गई। इसलिए जो है दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो आप बताएंगे इल्तुतमिश है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।